संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक जो नया चलन शुरू हुआ है, जो नए युवा हैं पढ़े लिखे और उन्हें ये लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी नौकरियां भी बदल रहे हैं। कुछ अच्छा करने की चाहत में, बेहतर कमाई की चाहत में आजकल के युवा जल्दी जल्दी नौकरी बदल रहे हैं। तो इस नौकरी बदलने के दौर में जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जो हैं, जैसे भविष्य निधि है, ग्रेच्युटी है और दूसरी स्कीमें हैं, तो उनमें क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, किस तरह बेहतर वो कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन के बारे में, वित्तीय प्रबंधन योजनाओं के जानकार राधा रमन मिश्रा जी से। तो राधा रमन जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। तो रमन जी, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि जो नए युवा हैं आजकल और नौकरियां बार बार बदल रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम और अच्छी कमाई कर सकते हैं और बेहतर पद पा सकते हैं, तो नौकरियां बदल रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए जो सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं हैं, जैसे भविष्य निधि कटती है, पीएफ कटता है, ग्रेच्युटी में अंशदान, जो ग्रेच्युटी में उनका पैसा बनता है, तो एक वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ के तौर पर आप ऐसे युवाओं को क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे या क्या उनको जानकारी देना चाहेंगे? महावीर सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। ये प्रायः देखा जा रहा है, लगभग हर संस्थान में देखा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में खासकर। थोड़ी सी सैलरी बढ़ती नहीं कि लोग दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। 10%, 20%, 20% ऑन एन एवरेज सैलरी पे वो चेंज करते हैं। तो जो 2 साल 3 साल काम किया, कई बार तो देखा जा रहा है 1 साल में भी लोग छोड़ दे रहे हैं, उनको 20% हाइक मिल जा रहा है। तो एक जो सबसे बेसिक चीज है जो नए लोगों को जानना चाहिए जो जॉब में जाते हैं, कि हमारा जो हम एक संस्थान में जब लंबे समय तक ईमानदारी से काम करते हैं, अगर संस्थान अच्छा है तो वो भी आपको रिवार्ड देता है। आपको ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। एक बात ये, दूसरी बात कि हम उसके चक्कर में हम बार बार जब नौकरी छोड़ते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेविंग स्कीम है हमारा, जो गवर्नमेंट में कानून में प्रोविजन कर रखा है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में 2 का एक्ट है ये। और उन्होंने अच्छा इसके जो प्रोविजन किया हुआ है, जब आप रिटायर होते हैं या एक निश्चित टर्म के बाद, 5 इयर्स का उन्होंने रखा हुआ है, 5 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा मिलता है। और किसी संस्थान में अगर आपने 30 साल 35 साल किया तो 20 लाख का लिमिट है, और वो लिमिट भी क्रॉस होता है, लेकिन 20 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो एक अच्छा खासा सेविंग होता है। तो ग्रेच्युटी को हमेशा कैलकुलेट करके, ध्यान में रख करके हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खासकर नए जी। लोग भूल जाते हैं इस बात। तो ग्रेच्युटी को रखें, और संस्थान अच्छा है तो संस्थान रिवॉर्ड भी करता है। बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं जो कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं। अगर आप वहाँ ईमानदारी से काम करते हैं, वहां भी आपको आगे बढ़ने का, कैरियर में तरक्की का रास्ता दिख सकता है। तो ये जी, ध्यान रखना चाहिए ग्रेच्युटी का। और संस्थान अच्छा है तो वहां पे आपको टिक के काम करना चाहिए। मतलब आपने कहा कि ग्रेच्युटी का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। तो ग्रेच्युटी मतलब कब मिलती है, कितने साल की नौकरी पे मिलती है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में विशेष तौर पर क्या देखना चाहिए? जैसे कि युवा नौकरी बदल रहे हैं, तो मतलब ग्रेच्युटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैसा क्या करना चाहिए? ग्रेच्युटी जो है, मैंने कहा कि 1972 एक्ट के तहत, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत इसका प्रोविजन किया हुआ है। इसका जी। फार्मूला जो करते हैं वो सैलरी, सैलरी में बेसिक, बेसिक सैलरी आपकी, और डीए हम्म। महंगाई भत्ता, सैलरी और सर्विस ईयर जो आपने काम किया, हम्म। इनटू 15। मतलब अच्छा, सैलरी, सैलरी सैलरी। हम्म। इनटू सर्विस ईयर इनटू 15 डिवाइडेड बाय ओके। 26, डिवाइडेड बाय 26, डिवाइड बाय 26, 26, 26। 26। तो सपोज कि आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, और हम्म।
आपका बेसिक 10,000 20,000 पे आपने ज्वाइन किया, 20,000 सपोज, आपने वहां लंबे समय तक काम किया, रिटायरमेंट के बाद आपका, जब आप रिटायर कर रहे हैं तो हम्म, करीब 1 लाख आपका बेसिक, सपोज मान लेते हैं 1 लाख का जी बेसिक जी। हो जाता है, हम्म, और आपने करीब 30 साल काम किया। तो अगर हम हम्म, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इसकल टू लगभग आपको 17.5 लाख के आसपास, 17.17 लाख 30 हजार के आसपास आपका ग्रेचुटी बनता है। तो ये जितनी अवधि तक आप काम करते हैं उसके हम्म। आधार पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 5 ईयर्स का इसमें लिमिट होता है। 5 ईयर्स के बाद ही आपको ये ग्रेचुटी का लाभ मिलता है। मतलब अगर आप कहीं 3 साल नौकरी करते हो और आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको तो ये ग्रेजुटी का नहीं नहीं मिलेगा, मिले। ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो एक तरह से आप उसको मिस करते जाते हैं। आप बार बार हम्म, जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हम्म, ये आप मिस कर रहे हैं। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना चाहिए नए कर्मचारियों को। जैसे सपोज आपने मई जून जुलाई अगस्त में आपने ज्वाइन किया, कई जी। कंपनियां प्रलोभन के दे करके आपको 20% या 30% हाइक भी दे देती है। 30% तो रेयर है, 20% का हम्म, एवरेज मान के ले, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो आपको ना दे, ये भी करते हैं कई बार। तो ले दे हम्म। करके आप वहीं पे आ जाते हैं। तो हाँ इसीलिए मतलब आपको बुलाने के लिए आपको थोड़ा लुभावना पैकेज देकर आपको बुला लिया और उसके बाद बिल्कुल अगले साल कोई इस तरह का मतलब जंप नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई जरूरी नहीं कि आप आगे उसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। और एक चीज हम्म, और मैं जोड़ दूं इसमें, जैसे कि ग्रेचुटी, जो आपने बोला कि वित्तीय प्रबंधन, जो नए कर्मचारी आते हैं उनमें वित्तीय प्रबंधन क्या करना चाहिए उनको, एक चीज जो नए कर्मचारी ज्वाइन करते हैं, 2-3 काम उनको जरूर करना चाहिए। जैसे एक हमारा है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, जी। स्वैच्छिक भविष्य निधि जिसको बोल सकते हैं, जो ईपीएफओ वाले ही ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ये। मतलब उसमें आप अपने बेसिक का, मतलब अपनी सैलरी का, सैलरी मतलब होता है बेसिक प्लस हम्म, डीए, और उसमें हम्म, कुछ नहीं है। तो हम्म, अपनी सैलरी का 100% तक, रूल के हिसाब से 100% तक आप दे, सपोज कि आपका 10,000 है बेसिक प्लस डी, अगर सपोज, तो आप उतना का कर सकते हैं। कई संस्थान हम्म, 10%, 5%, 2% भी आप कटवा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो कई संस्थान ने 10% का लिमिट रखा है। तो अगर आप टेन हम्म। परसेंट करेंगे तो ये आपको एक, जब आप जॉब छोड़ेंगे या रिटायर होते हैं तो एक अच्छा बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेगा। एक मतलब एक प्रोविडेंट फंड तो जो है कि जो कटता ही है आपके बेसिक पे 12% जो कटता है। बिल्कुल। एक तो वो हम्म। मतलब देखिए, बिल्कुल भविष्य इसका में दे सकते फायदा हैं। क्या होता है, जैसे कि आपसे सैलरी आती है वो कट के आएगी आपके पास। तो जी जी। आपको 1-2 महीने के बाद अंदाजा लग जाएगा, अच्छा हमारी सैलरी इतनी है, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई ठीक है। हम्म, और उसका फायदा है कि हर महीने हम्म, कटता रहेगा, जैसे हम्म, जैसे सैलरी बढ़ेगी आपकी वो भी बढ़ता जाएगा। तो एक जी। अच्छा कॉर्पस आपके पास जमा हो सकता है एक लंबी अवधि मतलब में। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए भविष्य के लिए काफी सही रहेगा मतलब ये। बिल्कुल, वीपीएफ बहुत अच्छा। और ये जो है एग्जेम्प्ट 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 श्रेणी में आता है। मतलब आपका जो अमाउंट जमा होता है इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, ना मूल राशि पे, हम्म, ना आपके इंटरेस्ट पे। सारा पैसा हम्म, आपका टैक्स फ्री होता है, तो एक अच्छा जी जी। सेविंग्स है। तो ये वीपीएफ भी उनको अपना अकाउंट खोलना चाहिए। वो डिपार्टमेंट में अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी हेड हो उनके पास जाके वो खुलवा सकते हैं एक एप्लीकेशन तो देकर। जैसे भविष्य निधि जो आपकी 12% जो कटता है बेसिक का, हम्म, उसमें जो आपके एम्प्लॉयर हैं नियोक्ता है वो भी उतनी ही राशि जमा करते हैं। मतलब बारह बिल्कुल परसेंट आपका होता है उतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से भी आता है। बिल्कुल लेकिन जो आप वॉलेंट्री 10% एक्स्ट्रा जो कटवाएंगे, क्या उसमें एम्प्लॉयर भी जमा करवाएगा अपनी तरफ से हिस्सा? बिल्कुल नहीं, ये आपका सिर्फ अपना होगा। वो अच्छा जी। 10% ही कटेगा आपका। लेकिन ये आपका 10%, हाँ, स्वैच्छिक आपकी मतलब अपनी तरफ से कटेगा, एम्प्लॉयर का इस हिस्से में कोई योगदान नहीं होगा। नहीं बिल्कुल। और 10% आप अपने हिसाब से लिमिट कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं ये। और जो आपने तो कहा कि इसमें पेंशन ईपीएफ में 12% जो एम्प्लॉयर का होता है, उसमें हमारे अकाउंट में उसमें से उनका कुछ पैसा पेंशन में भी जाता है, एट पॉइंट जी थ्री थ्री परसेंट
उनका पेंशन में चला जाता है, बाकी पैसा 3.67% के बराबर ही उनका हमारा पीएफ फंड में जमा होता है। तो ये अगर आप भविष्य निधि में अतिरिक्त स्वैच्छिक तौर पर कुछ और पैसा भी रखते हैं तो इसमें आपने जैसा बताया कि काफी फायदा है। एक तो ब्याज दर अच्छी होती है, फिर बिल्कुल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है आपको, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज एक तरह से कहते हैं। यानी जो भी ब्याज होता है वो आपकी मूल राशि में जुड़ जाता है और उसके ऊपर फिर आपको अगले साल फिर ब्याज मिलता है और उस पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं करता है। बिल्कुल ई की श्रेणी में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट तो एग्जेम्प्ट। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर ये बिल्कुल जी। तो हाँ दो बातें आपने, जो भी हमारे युवा हैं जो भी इस समय नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं या नौकरी बदल रहे हैं, एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपने उनको एक तो ग्रेचुटी के बारे में आपने कहा कि बिल्कुल 5 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेचुटी मिलती है। यस राइट। तो कम से कम युवा इस चीज का ध्यान रखें कि अगर उन्हें ग्रेचुटी का फायदा चाहिए तो 5 साल एक जगह नौकरी कर लें। अगर वो बदल रहे हैं तो उस हिसाब से अपना भविष्य देखते हुए काम करें, क्योंकि वो अगर 2 साल में 3 साल में हर जगह 2-3 जगह से छोड़ते जाएंगे तो उनको ग्रेचुटी का फायदा नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। और कई बार जी जी। महावीर जी ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम 4 महीने 4 साल 5 महीने पे हम जॉब छोड़ रहे हैं। ग्रेचुटी का जो रूल है वो कहता है कि अगर 6 मंथ से 1 मंथ एक्स्ट्रा हो जाए, 6 मंथ से एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमें 5 साल का ग्रेचुटी मिल जाएगा। तो ये भी इम्प्लॉय देख सकते हैं कि अगर हम 4 साल 5 महीने पे छोड़ रहे हैं, 2 महीने बाद हमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, तो इसका ओके। भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। बेसिकली फाइनेंशियली उनको लिटरेट होने की जरूरत है, हम कहेंगे एजुकेटेड होने की जरूरत ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, है। आप 4 साल 4 महीने में छोड़ रहे हैं, जबकि वही लाभ आपको 4 साल 6 महीने में मिल सकता है। 6 महीने के क्रॉस करने पर, एक दिन भी क्रॉस हो जाएगा तो उसको 5 साल मान लिया जाए। मतलब 4.5 साल के बाद आपने जैसे ही 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना और कर लिया तो आपको 5 साल का पूरा लाभ मिल जाएगा। मिल जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात बहुत एक समझने की बात है कि आप ठीक है, आपने बाई चांस 5 साल पूरी नौकरी नहीं की, लेकिन आप अगर ये कर सकते हैं कि आप 4.5 साल से 1 महीना और कर लीजिए तो आपको 5 साल का फायदा मिल जाएगा और ग्रेचुटी। ग्रेचुटी आपको मिलेगी। और ग्रेचुटी का आपने फॉर्मूला भी बताया कि आपका जो वेतन, बेसिक वेतन होता है इसमें, बेसिक वेतन या बिल्कुल, टोटल। जब हम सैलरी बोलते हैं तो बेसिक प्लस डीए। जी ओके। सैलरी सैलरी को कहते हैं उसको, बेसिक प्लस डीए सैलरी का ही होता है, सैलरी है। और तो सर्विस बेसिक ईयर वेतन हमारा। बेसिक हो गया, उसमें डीए जुड़ जाएगा। बिल्कुल। जी जी। सैलरी होगी। और इनटू सर्विस सर्विस ईयर, ईयर। कितने हाँ कितने साल की सर, नौकरी है, जितने साल की आपकी नौकरी है। और और फिर इनटू 15, 15, चूंकि 15 दिन का पैसा मिलता है उसमें, 15 इसीलिए दिन उसको का 15 पैसा। को रखें। और जी। डिवाइडेड बाई और 26। 26, 26 26 मतलब मैं इसलिए तो रखते हैं। 26, क्योंकि बीच में अवकाश वगैरह जो निकाल, महीने के 26 बिल्कुल। दिन की। हाँ वो मतलब संडे संडे को निकाल दे रहे हैं वो, तो 26 का जी जी उन्होंने रखा हुआ है। हाँ, तो 26 जी को डिवाइड करके जो पैसा आता है वो, जी अगर लंबे समय तक काम किया तो अच्छा खासा सेविंग जमा हो सकता है हमारा। जी। तो राधा रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी व्यस्तता के बीच जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। और जो युवा हैं जो अभी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि कहाँ, जहां भी वो नौकरी पर या सर्विस कर रहे हैं और एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ग्रेचुटी और वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड, इन एक दो सर मैं, चीजों। एक और चीज है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए नए युवा आ रहे हैं ज्वाइन में, उनको एक, अगर थोड़ा सा कष्ट होता है, सेविंग में कष्ट होता है, पीपीएफ अकाउंट भी उनको टाइम पे खोल लेना चाहिए। इवन मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग करते समय अगर वो पीपीएफ खोल लेते हैं और एक छोटा मोटा अमाउंट जो भी संभव हो, उसमें हम साल में 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख। तो जी जी। वो भी एक अच्छा सेविंग हो सकता है। जब हम जॉब हम्म छोड़ते हैं तो जो हम्म ग्रेचुटी का पैसा हो सकता है या ईपीएफ का पैसा अगर हम निकाल लेते हैं, या जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, अगर हम उसको जमा करते हैं, तो 15 साल का उसमें कैप है, टाइम पीरियड है, तो 15 साल में एक अच्छा कॉर्पस जमा हो सकता है।
तो जी जी वीपीएफ भी करना चाहिए और एक पीपीएफ अकाउंट भी खोल लेना चाहिए हमें ज्वाइनिंग के साथ, और जॉब जी। छोड़ते समय ग्रेच्युटी का ध्यान रखना चाहिए। ये 3 ये पॉइंट्स। 3 पॉइंट आपने बताया। ये पीपीएफ में भी वही ब्याज मिलता है जो पीएफ में मिलता है? नहीं, इसमें सरकार हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे तय करती है, और अभी इस पे 7.1% है, जबकि हमारा ईपीएफ पे 8.15% मिल रहा है। अभी 0.5 बढ़ाया है उन्होंने, 0.05 बढ़ाया है अभी। ओके, मतलब पीएफ में 8.5% है? 8.15 ओके, 8.15। और ईपीएफ में, पीपीएफ में सेवन पॉइंट ईपीएफ में वन 7.1। 7.1। तो 7. काफी, मतलब पूरे 1% पॉइंट में पे, एक इसीलिए परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा। इसीलिए मैंने कहा कि वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड वन ऑफ द बेस्ट सेविंग स्कीम से गवर्नमेंट का, ईपीएफओ का, हम्म, वहां पे हम्म, नहीं चूकना चाहिए। बेशक कुछ भी आप छोड़ दें, बीपीएफ तो जरूर लेना चाहिए, अच्छा कॉर्पस आपका जमा हो। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और आगे भी आ, हम जो नए युवा हैं और जो भी मुद्दा टॉपिक हमें दिखेगा उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नारद संचार की तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। नमस्कार। धन्यवाद।